मेरा नाम सिमरन है। मैं एक साधारण लड़की हूँ, पर मेरी जिंदगी कभी साधारण नहीं रही। माँ बाप दोनों बीमार रहते थे और उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मेरे दो भाई थे, रवि और मनोज, जो शहर में ही रहते थे, लेकिन उनके पास समय नहीं था। आलीशान घर, गाड़ियाँ और दिखावे की जिंदगी में इतने उलझे थे कि माँ बाप की सेवा उनके लिए बोझ बन चुकी थी। मैंने बिना शिकायत सब कुछ स्वीकार कर लिया। दिन भर ट्यूशन पढ़ाती, रात को माँ बाप की देखभाल करती। जिंदगी थकी हुई लगती थी, पर मन में एक सुकून था। कम से कम मैं अपना फर्ज निभा रही थी। एक दिन दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी। मैं खाना बना रही थी। बाहर जाकर देखा तो एक औरत खड़ी थी, साड़ी में सिंपल, लेकिन आंखों में अजीब बेचैनी। उसके साथ एक बच्चा था, 7 या 8 साल का। गोल चेहरा, चमकीली आंखें और मुस्कुराते होंठ। मगर उस मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी, जैसे मासूमियत के पीछे कोई अनकही कहानी छिपी हो। औरत बोली, क्या आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं? मैंने सिर हिलाया। हाँ, अंदर आइए। वो अंदर आई, पर उसकी निगाहें बार बार कमरे के कोनों में घूम रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मैंने सोफे की तरफ इशारा किया। बैठिए। वो बच्चा अब तक चुप था, बस मेरी तरफ देखे जा रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद औरत बोली, इसका नाम आरव है। थोड़ा धीमा सीखता है, बाकी बच्चों से अलग है। अगर आप इसे पढ़ाएंगी तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मैं सब बच्चों को बराबर ध्यान देती हूँ। वो धीरे से बोली, मैं ज्यादा फीस देने को तैयार हूँ, बस आप इस पर थोड़ा खास ध्यान दीजिए। मुझे बात अजीब लगी। खास ध्यान मतलब? वो बोली, बस इतना समझ लीजिए कि बच्चा थोड़ा संवेदनशील है, डर जाता है और कभी-कभी अजीब सवाल पूछता है। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, आप भरोसा रखिए, मैं कोशिश करूंगी। वो कुछ देर तक मेरे चेहरे को पढ़ती रही, फिर बोली, मैं कल से भेज दूंगी इसे। और बिना कुछ और कहे चली गई। अगले दिन आरव आया, बैग में कॉपी, किताबें और एक टिफिन। जब मैंने उससे नाम पूछा तो वो मुस्कुराया और बोला, माँ ने बताया होगा ना, आरव। उसकी आवाज़ में मासूमियत थी, लेकिन आंखों में कोई गहराई, जैसे बहुत कुछ समझता हो। मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया। वो बहुत ध्यान से सुनता, पर कभी-कभी अचानक चुप हो जाता, जैसे किसी और सोच में खोया हो। एक दिन मैंने पूछा, क्या हुआ आरव, ध्यान नहीं है? वो धीरे से बोला, दीदी, ये घर बहुत शांत है, यहाँ कोई बात नहीं करता क्या? मैं मुस्कुराई। माँ बाप बीमार है ना, इसलिए सब धीरे बोलते हैं। वो सिर झुकाकर बोला, ओह, इसलिए कोई मुझे देखता नहीं? मैं चौंकी। क्या मतलब? वो बोला, कल मैं रसोई में था, मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है, पर जब पलटा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने उसे प्यार से डांटा, अरे ऐसे डरने की बात नहीं, तुम्हें लगा होगा। वो बस मुस्कुराया, लेकिन उसके बाद से मुझे भी लगने लगा कि घर में कुछ अजीब सा माहौल है। शायद थकान या तनाव की वजह से, पर जब आरव आता तो हमेशा घर का माहौल बदल जाता। माँ बाप को जैसे सुकून मिल जाता और आरव भी अजीब बातें बंद कर देता। एक दिन जब मैं उसे मैथ्स सिखा रही थी, उसने अचानक पूछा, दीदी, आप कभी रोती हैं? मैं हैरान हुई। क्यों? वो बोला, क्योंकि आपके कमरे की दीवार पर जो निशान है वो तो आंसुओं जैसा है। मैं सन्न रह गई। मैंने कभी उसे मेरे कमरे में नहीं जाने दिया था। मैंने पूछा, तुम मेरे कमरे में कब गए? वो बोला, मैं नहीं गया दीदी, वो तो रात में दिखा था। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बात बदल दी, चलो अब होमवर्क करो। शाम को जब उसकी माँ आई तो मैं हिचकिचाते हुए बोली, आरव थोड़ा अजीब बातें करता है, जैसे किसी से डरता हो। वो औरत मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान किसी दर्द को छिपा रही थी। बोली, हाँ, डर तो है, पर अब ठीक हो जाएगा, बस उसे किसी तरह सामान्य बना दीजिए। उस दिन के बाद वो औरत कई दिनों तक नहीं आई। आरव अकेला आता जाता रहा, लेकिन अब उसकी बातों में और भी गहराई आने लगी। कभी कहता, दीदी, आपके पापा रात को क्यों रोते हैं? मैं सिहर जाती, तुमने देखा? वो बोला, नहीं सुना। मैंने गुस्से से कहा, बस बहुत हुआ आरव, ये सब बातें मत करो। वो चुप हो गया, मगर उस दिन के बाद मेरे घर का माहौल और भारी लगने लगा। रात को जब मैं माँ बाप की दवा दे रही थी,
तभी कमरे की बत्ती अपने आप झपकने लगी। माँ बोली, सिमरन, लगता है वायरिंग खराब है। मैंने हाँ कहा, लेकिन मेरे मन में बेचैनी थी। अगले दिन आरव नहीं आया। मैं परेशान हो गई। शाम तक उसका कोई पता नहीं चला। मैंने उसका नंबर मिलाया, पर फ़ोन बंद था। तीसरे दिन वो फिर आया, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ वही औरत थी, पर इस बार उसके चेहरे पर घबराहट थी। बोली, सिमरन जी, हमें कुछ दिन का ब्रेक लेना होगा। आरव अब यहाँ नहीं आएगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, बस कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। मैं समझ नहीं पाई। जाते जाते आरव ने मेरी तरफ देखा और बोला, दीदी, अगर फिर कभी किसी बच्चे की आंखों में मेरी जैसी चमक दिखे तो उसे पढ़ाना मत। मैं सन रह गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो घर एकदम सूना लगने लगा, जैसे कोई परछाई चली गई हो। लेकिन उस रात जब मैं अपने कमरे में गई तो मेज़ पर एक कॉपी रखी थी, वही जो आरव इस्तेमाल करता था। उस पर लिखा था, ध्यान रखना दीदी, मैंने जो देखा वो अब आपके पास है। मेरे हाथ कांप गए। मैंने कॉपी गिरा दी और उसी पल बाहर से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उस रात मैं सो नहीं सकी। कॉपी अब भी मेरे सामने पड़ी थी, वही जिसमें आरव ने लिखा था, ध्यान रखना दीदी, मैंने जो देखा वो अब आपके पास है। शब्द जैसे मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मैं बार बार सोच रही थी, आखिर उसने क्या देखा था और अब आपके पास है से उसका क्या मतलब था। सुबह आंख खुली तो सर भारी था। माँ बाप की तबीयत हमेशा की तरह ठीक नहीं थी, लेकिन आज घर में एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने कॉपी उठाई और उसे अलमारी में रख दिया। मन में डर था, लेकिन खुद को समझाया, ये बस एक बच्चे की कल्पना है। दिन भर की काम में लगी रही। ट्यूशन के बच्चे आते जाते रहे, लेकिन हर बार दरवाजे की ओर मेरी नज़र चली जाती, जैसे आरव वापस आएगा। पर वो नहीं आया। 3 दिन बीत गए। फिर चौथे दिन वही औरत अचानक मेरे दरवाजे पर आई। चेहरा पीला, आंखें थकी हुई। मैंने तुरंत पूछा, आरव ठीक है ना? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आरव अब नहीं है। मेरे हाथ से गिलास गिर गया। क्या मतलब? मैंने कांपते आवाज में पूछा। वो बोली, उस रात उसे तेज बुखार हुआ और अगले दिन। उसकी आवाज रुक गई। मैं सन रह गई। जिस बच्चे को मैं कल तक पढ़ा रही थी वो अब इस दुनिया में नहीं था। वो औरत बोली, उसने मरने से पहले आपका नाम लिया था, बार बार कह रहा था कि दीदी से कहना ध्यान रखें। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद घर की हवा जैसे भारी हो गई। रात को जब मैं सोने लगी तो लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं। पर जैसे ही बत्ती बंद की, कमरे के कोने से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। मैं घबरा गई, तुरंत बत्ती जलाई। कमरा खाली था। अगली सुबह जब रसोई में गई तो गैस अपने आप चालू थी। माँ ने डर कर पूछा, रात में तू उठी थी क्या? मैंने सिर हिलाया, नहीं माँ। माँ बोली, फिर किसने जलाया? मैं चुप रही। जवाब मेरे पास नहीं था। शाम को जब मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, अचानक एक कॉपी मेरे टेबल से गिर गई। वही आरव की कॉपी। पन्ने अपने आप खुल गए और उस पर नई लिखावट थी, दीदी माँ झूठ बोल रही है। मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत कॉपी बंद की और बाहर आकर सांस ली। वो कैसे लिख सकता था? वो तो। रात तक बेचैनी बनी रही। मैंने फैसला किया कि अगले दिन उस औरत के घर जाकर सब जानना होगा। सुबह जैसे तैसे माँ बाप को संभालकर मैं निकली। आरव के घर पहुंची, दरवाज़ा बंद था। पड़ोसियों ने बताया, वो लोग तो 3 दिन पहले ही कहीं चले गए। मैं हैरान, कहाँ? कोई नहीं जानता। मैं लौट आई, पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे यकीन दिला दिया कि आरव की बातें कल्पना नहीं थी। करीब आधी रात को मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और साथ में हल्की हंसी की आवाज़। वही हंसी। मैं डर के मारे उठी और खिड़की बंद करने गई, लेकिन वहां खिड़की पर धूल में कुछ लिखा था, आपने कहा था मैं डरता हूं। मैं कांप गई। अगले दिन सब कुछ सामान्य दिखने लगा, पर वो हंसी, वो मेरे जहन में घर कर चुकी थी। भीतर एक डर था। मैंने सोचा,
काम में मन लगाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मेरे ट्यूशन में एक नई बच्ची आई, रिया। वो बड़ी शरारती थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो मैंने आरव में देखी थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ दिनों बाद रिया की हरकतें अजीब लगने लगी। वो पढ़ते पढ़ते अचानक बोलती, दीदी वो यहाँ नहीं आता ना अब? मैं हैरान होकर पूछती, कौन? वो बोली, वो लड़का जो दीवार के पास बैठता है। मैं घबरा गई। यहाँ कोई नहीं बैठता रिया। वो मुस्कुराई, बैठता है, वो मुझसे बातें करता है। मुझे लगा शायद बच्चों की कल्पना है, लेकिन उस रात मैंने सपना देखा। आरव मेरे कमरे में खड़ा है। वो बोला, दीदी माँ झूठ बोल रही है, उसने मुझे भेजा था आपके पास। मैंने कांपते हुए पूछा, क्यों? वो बोला, वो चाहती थी कि मैं आपको बताऊं जो वो नहीं कह सकी। मैंने पूछा, क्या बताना चाहती थी? आरव की आंखों से आंसू निकले। वो बोला, उसने आपको चुना था क्योंकि वो जानती थी कि आप डरेंगी नहीं। मैंने पूछा, किससे डरूंगी नहीं? वो धीरे से बोला, जो मेरे साथ हुआ। मैं चौंक कर उठी, पसीने से भीगी हुई थी। सुबह तक मन में सवाल थे, कौन थी वो औरत? क्या सचमुच उसने कुछ छिपाया था? मैंने तय किया कि कुछ भी हो मैं पता लगाऊंगी। दोपहर को जब रिया आई तो उसने कहा, दीदी वो आज खुश है। मैंने पूछा, कौन? वो बोली, आरव। उसने कहा, अब आप जानने लगी हैं। मेरे पैर जैसे जमीन पर जम गए। मैंने रिया से पूछा, तुम उसे देखती हो? वो मुस्कुराई, वो हमेशा यहाँ होता है, बस सबको नहीं दिखता। उस दिन के बाद रिया की बातें और अजीब लगने लगी। कभी कभी वो मेरे कमरे की दीवार पर उंगली रखकर कहती, यहाँ से वो झांकता है। कभी कहती, वो अब आपको छोड़कर नहीं जाएगा। मैंने डरकर आरव की कॉपी फिर खोली। इस बार उसमें लिखा था, दीदी वो सिर्फ आपको देखता है। अब मैं टूटने लगी थी। रात को नींद नहीं आती, दिन में बेचैनी रहती, हर बार लगता कोई पीछे खड़ा है। एक दिन मैंने माँ से कहा, क्या आपने किसी बच्चे को देखा यहाँ? माँ बोली, हाँ कल रात लगा कोई कमरे में चल रहा था। अब डर हकीकत में बदल चुका था। मैंने तय किया कि उस औरत को ढूंढना ही होगा। पुराने ट्यूशन रजिस्टर में उसका पता ढूंढा। किसी नीता शर्मा नाम से लिखा था। पता लगाया तो मालूम हुआ ऐसी कोई औरत उस मोहल्ले में कभी रहती ही नहीं थी। मैं सन रह गई। तो फिर वो कौन थी और आरव कौन था? रात को जब मैं सोच रही थी तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। बस एक पुराना खिलौना पड़ा था, वही जो आरव के पास था, एक लकड़ी का छोटा ट्रक। मैंने कांपते हाथों से उठाया और तभी हवा का झोंका आया। पीछे से आरव की आवाज़ गूंजी, दीदी अब आप सब जानेंगी। मैं डरकर पीछे मुड़ी पर कोई नहीं था। बस दीवार पर आरव की तस्वीर सी उभर आई, मुस्कुराते हुए चेहरा, मगर आंखों में सन्नाटा। और उसी पल लाइट चली गई। उस रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे ठहर गई। आरव का वो खिलौना ट्रक अब मेरे टेबल पर पड़ा था, और अजीब बात ये थी कि मैं चाहे उसे जहां रखती, वो अगले दिन हमेशा उसी जगह लौट आता, मेरे तकिए के पास। मैंने समझाने की कोशिश की कि ये मेरा वहम है, लेकिन मन नहीं माना। अब रातों को नींद नहीं आती थी। कमरे में कभी किसी के कदमों की आवाज़ आती तो कभी धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो। मैंने आरव की कॉपी खोली। उस पर नए शब्द उभर आए थे, दीदी अब आप अकेली नहीं हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कॉपी बंद कर दी और अपने पास रखी। मन में सवाल था, क्या ये सब मेरा डर है या कुछ और? अगले दिन जब ट्यूशन खत्म हुआ तो रिया ने फिर कहा, दीदी वो अब गुस्सा है, वो चाहता है आप सच जाने। मैंने घबराकर पूछा, कौन गुस्सा है? वो बोली, आरव। मैंने कहा, पर आरव अब नहीं है ना? रिया ने मासूमियत से कहा, वो है, बस सबको नहीं दिखता। मैंने रिया को जल्दी घर भेज दिया। अब मेरे भीतर कुछ टूट रहा था। मैंने तय किया कि मुझे सच जानना ही होगा। उस रात मैं देर तक बैठी रही, कॉपी और खिलौने के सामने। फिर धीरे से बोली, आरव अगर तुम हो तो मुझे सच्चाई बता दो। कमरा कुछ पल के लिए शांत रहा। फिर अचानक हवा का झोंका चला और खिड़की खुल गई।
मेज पर रखी कॉपी अपने आप खुल गई और उस पर लिखा था, मेरी माँ आपकी नहीं थी। मैं सन्न रह गई। मतलब? कॉपी के पन्ने अपने आप पलटते गए, जैसे कोई कहानी लिख रहा हो। अब उस पर शब्द उभर रहे थे। वो आपकी माँ थी दीदी, और मैं आपका भाई। मेरे होंठ सूख गए। मैंने कांपते हुए कहा, नहीं, ये झूठ है। लेकिन जैसे ही मैंने माँ के कमरे की तरफ देखा, वहां से आवाज आई, सिमरन। मैं भाग कर गई। माँ बिस्तर पर बैठी थीं, आंखें खुली हुईं और कुछ बड़बड़ा रही थीं। उसे माफ कर दे, वो निर्दोष था। मैंने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, आप किसकी बात कर रही हैं? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, वो बच्चा, मैंने खुद उसे अपने हाथों से घर से निकाला था। मैं हैरान रह गई। माँ बोली, तेरे पापा की एक गलती ने सब बिगाड़ दिया। वो बच्चा तेरा ही सौतेला भाई था। मैंने कभी उसे अपनाया नहीं। उसे अनाथालय भेज दिया और फिर सुना कि वहां आग लग गई। सब खत्म हो गया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो आरव मेरा भाई था। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, माँ, क्या उस औरत को आप जानती थीं? माँ चुप रहीं। फिर बोली, वो उसकी माँ थी, जो तुम्हारे पापा की गलती की सजा भुगत रही थी। मेरे दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। तो वो औरत मुझे ढूंढने क्यों आई थी? क्या इसलिए कि मैं उस बच्चे को पहचान लूं? माँ की हालत बिगड़ने लगी। मैंने पानी पिलाया। वो बोली, वो बच्चा गया नहीं है सिमरन, वो यहीं है, हर उस जगह जहां हमने उसे भुलाने की कोशिश की। उनके शब्दों के साथ ही कमरे की लाइट झपकने लगी। मैंने डर कर चारों ओर देखा। खिड़की अपने आप खुली और पर्दों के पीछे वही हंसी गूंजी, आरव की हंसी। माँ रोने लगी, मुझे माफ कर दे। और उसी पल माँ बेहोश हो गई। मैंने उन्हें संभाला, दवाई दी और फिर बाहर आई। घर अब और ज्यादा भारी लगने लगा था। मैंने फिर कॉपी खोली। इस बार उस पर लिखा था, अब सच बाहर आ गया है, अब मैं जा सकता हूं। मेरे आंसू निकल आए। मैंने कहा, आरव, रुको, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूं। कोई जवाब नहीं आया। बस हवा में हल्की सी खुशबू फैली, जैसे किसी बच्चे के साबुन की। कमरे की खिड़की धीरे से बंद हो गई और दीवार पर जो निशान था वो मिट गया। अगले दिन जब मैं उठी, घर शांत था। माँ गहरी नींद में थी, चेहरे पर सुकून था। मैंने पहली बार महसूस किया, घर हल्का लग रहा था। मैंने तय किया कि उस अनाथालय में जाऊंगी जहां आरव रहा था। शहर से थोड़ा बाहर टूटी फूटी इमारत थी। वहां के एक बूढ़े चौकीदार ने बताया, हाँ बेटी, वहां एक लड़का था आरव, बहुत होशियार था, लेकिन अक्सर कहता था कि उसकी एक बहन है जो उसे भूल गई है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने चौकीदार से पूछा, वो औरत जो उसे लाती थी उसका क्या हुआ? वो बोला, वो तो उसी हादसे में जल गई थी। मैं निशब्द रह गई। तो फिर वो मेरे घर कौन आई थी? शायद उसकी आत्मा, सिर्फ इसलिए ताकि वो आरव को मेरे हवाले कर सके। मैं घर लौटी तो पहली बार शांति महसूस हुई। कॉपी अब खाली थी। खिलौना ट्रक वहीं पड़ा था, लेकिन इस बार उसकी लकड़ी पर खुदा हुआ एक छोटा सा शब्द था, धन्यवाद। मैं मुस्कुराई। आंखों में आंसू थे पर मन हल्का था। शाम को जब ट्यूशन के बच्चे आए तो रिया ने पूछा, दीदी, अब वो नहीं आता ना? मैंने धीरे से कहा, नहीं रिया, अब वो खुश है। रिया मुस्कुराई, हाँ, उसने कहा कि अब उसे उसकी दीदी मिल गई है। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कॉपी उठाई और अलमारी में रख दी। दरवाज़ा बंद किया और बाहर देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन पहली बार वो ढलता हुआ सुंदर लग रहा था। जिंदगी फिर से चलने लगी। माँ धीरे धीरे ठीक हो गई और मैं अपनी ट्यूशन में बच्चों के साथ फिर से हंसने लगी। पर जब भी हवा का हल्का झोंका मेरे कमरे में आता तो मुझे लगता, आरव मुस्कुरा रहा है, कभी दीवार पर, कभी खिड़की के पास। बस इतनी याद दिलाने के लिए कि सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, पर आती जरूर है। और जब वो आती है तो डर नहीं देती, सिर्फ राहत देती है।